अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आज थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पिछले लेक्चर में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने ये बात पढ़ी थी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है या उनकी रफ्तार बराबर हो जाती है तो उस हालत को क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो इस टॉपिक में चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ये बात पढ़नी है कि वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अब हमें हासिल हो गया है उसको हमने चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। इफ़ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज़ अटेन्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन दैट स्टेट फॉर इनफाइनाइट टाइम अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब। कहता है अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक दफ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है ना, तो वो हमेशा के लिए रहता है अगर हम उसमें कोई चेंज ना लेके आएँ या उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना करें। अगर वो हम उसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम उस रिएक्शन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए बरकरार रहता है। अब उसमें हम छेड़छाड़ या उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके 5 तरीके उसने मेंशन किए हैं। कहता है रिवर्सिबल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वे। हम उस डायनामिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस ना 5 तरीकों से ला सकते हैं। नंबर 1, एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ना, उनको रिएक्टिंग स्पीशीज़ भी कहते हैं। हम उनके अंदर चेंज ला सकते हैं। क्या चेंज ला सकते हैं? हम उनको बढ़ा सकते हैं या हम उसको कम कर सकते हैं। तो एडिंग का मतलब उनको बढ़ा सकते हैं और विदड्रॉइंग का मतलब हम रिएक्टेंट्स को कम कर सकते हैं। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज़। इसी तरह हम प्रोडक्ट में भी चेंज ला सकते हैं, या तो हम प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ा दें या हम प्रोडक्ट की मिकदार कम कर दें। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। चौथा है इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम उस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इस कैटलिस्ट ऐड करने से भी डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। और आखिरी है चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ़ इट इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। कहता है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस की फॉर्म में है ना, तो हम अब उसका प्रेशर भी चेंज करेंगे तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में चेंज आ सकता है। तो ये 5 तरीके हैं जिनकी वजह से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। आगे वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। उसने हमें एक रिएक्शन दिया है रिवर्सिबल, ये रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम में पहुंचा हुआ है। रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? NH3 यानी अमोनिया बना रहे हैं। ये रिएक्शन हो रहा है 400 डिग्री टेम्परेचर पे और उसमें कैटलिस्ट भी एक यूज़ हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में मौजूद है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। यानी इसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन। इसलिए ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। द कंसनट्रेशंस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी द कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं ना, उनकी मिकदार में कोई चेंज नहीं आएगा, वो मिकदार फिक्स हो गई है। अब हम करते हैं क्या? हम एडिंग रिएक्टेंट एंड टू हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को चेंज करना है हमने, तो हम क्या करते हैं? हम इसमें नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। हम नाइट्रोजन क्या है? रिएक्टेंट, तो हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। कहता है एट दिस स्टेज इफ़ वी ऐड मोर नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर इट्स कंसनट्रेशन विल इंक्रीज। हम इस रिएक्शन के मिक्सचर में नाइट्रोजन को मज़ीद ऐड करते हैं बाहर से, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी मिकदार। एंड द मिक्सचर विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम रिएक्टेंट में छेड़छाड़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम में अब क्या हो जाएगी? चेंज आना शुरू हो जाएगी। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया। अब इक्विलिब्रियम हमने ख़राब कर दिया है तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम बहाल करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा? हमने रिएक्टेंट बढ़ाया ना, तो रिएक्टेंट कोशिश करेगा प्रोडक्ट बढ़ाने की, तो वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मज़ीद रिएक्ट करवाएगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, जिसकी वजह से दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस चेंज विल गो until a new state of equilibrium is reached at which the concentrations of all the species will again become constant। तो रिएक्शन दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम बनाएगा और वो इक्विलिब्रियम पहले इक्विलिब्रियम से मुख्तलिफ होगा और उसमें जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मिकदार दोबारा से क्या बन जाएगी? कांस्टेंट बन जाएगी। These new concentrations will however be different from the concentrations of earlier equilibrium state। तो अब ये जो नया इक्विलिब्रियम बना है ना रिएक्शन में, इसमें जो मिकदार है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से मुख्तलिफ होगी। अब हम एक और तरीके से भी इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कहते हैं रिमूविंग द प्रोडक्ट अमोनिया। इस रिएक्शन में पहले हमने क्या किया था? हमने नाइट्रोजन को ऐड किया था।
अब हम दूसरे तरीके से भी इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? हम अमोनिया जो बन रहा है ना उसको भी निकाल लें तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कहता है नाउ लेट अस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम अगेन बाय विथड्राइंग सम ऑफ द अमोनिया गैस फॉर्म्ड। कहता है जो अमोनिया गैस बन रही है ना प्रोडक्ट में, हम इसको कुछ निकाल लेते हैं रिएक्शन के अंदर से। एज अ रिजल्ट इट्स कंसनट्रेशन विल डिक्रीज। जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी मिकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो रिएक्शन क्या करेगा? अब रिएक्शन इस इक्विलिब्रियम को जो हमने ख़राब किया है दोबारा से हासिल करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन में क्या होगा? जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना वो अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। तो वो जब रिएक्शन ज़्यादा करेंगे तो अमोनिया दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम नया अटेन हो जाए। When the state of the equilibrium is reached again, the concentrations of all the species shall again become constant. Again अब यहाँ पे भी नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उसमें भी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार पहले वाले इक्विलिब्रियम से मुख्तलिफ होगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हमने ये बात देखी है कि इक्विलिब्रियम एक दफ़ा डिस्टर्ब करें तो रिएक्शन फिर नया इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है। अगला मेथड है इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम टेम्परेचर में चेंज लेके आए रिएक्शन की तो तब उसका इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क होगा? कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगेन हम वही मिसाल दोबारा लेते हैं। अब हम यहाँ पे पहले हमने चेंज की थी इनकी मिकदार में, नाइट्रोजन की और अमोनिया की। अब हम इनकी मिकदार में चेंज नहीं कर रहे बल्कि इनके टेम्परेचर में चेंज लेके आ रहे हैं। कहता है ये जो रिएक्शन है ना ये होता है एक्सोथर्मिक, यानी इसमें हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये रिएक्शन रिवर्स में होगा, उल्टा चलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एंडोथर्मिक। तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम इस रिएक्शन का ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इफ़ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब अगेन। कहता ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हमने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज़ नेगेटिव। अगर हम इसकी डेल्टा एच देखें तो ये नेगेटिव में है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या? एक्सोथर्मिक। दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम containing नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज़ हायर दैन दैट ऑफ अमोनिया। और हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये पढ़ चुके हैं, उसमें जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है ना वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल नॉट मेंटेन एंड इक्विलिब्रियम टिल मोर NH3 इज़ ब्रोकन इन द बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज़ द रिएक्शन सेट्स। तो कहता है जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो हीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, यानी अमोनिया टूट के किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में, ताकि वो रिएक्शन जो है ना वो नया इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हम अब इसका टेम्परेचर कम करें, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आगे को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने इस रिएक्शन में देखा कि ये रिएक्शन था हमारा एक्सोथर्मिक। हमने पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा के देखा, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। और फिर हमने इसका टेम्परेचर जब कम करके देखा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगला मेथड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। पहले हमने टेम्परेचर चेंज किया, वो उसका प्रेशर चेंज करके देखते हैं। कहता है चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट इफ ओनली दोज गैसियस रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड वेयर द मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज आर डिफरेंट फ्रॉम द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस। जो प्रेशर है ना वो इक्विलिब्रियम सिर्फ उस वक्त डिस्टर्ब करेगा जब जो हमारा रिएक्शन है वो गैसेस की फॉर्म में हो, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर तो वो लिक्विड्स हैं या वो सॉलिड हैं तो क्या प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसेस की फॉर्म में है ना तो उससे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। और उसमें भी एक और शर्त है, वो शर्त ये है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल है ना वो बराबर ना हो। जैसे ये रिएक्शन देखिए, इसमें रिएक्टेंट के 1 मोल ये है और 3 मोल ये हैं, तो ये टोटल मोल कितने हो गए? 4। जबकि प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 2। तो ये डिफरेंट हो गए मोल्स, तो अब यहाँ पे प्रेशर का फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर यहाँ भी 4 मोल होते और इधर भी 4 मोल होते तो प्रेशर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं आना था। तो ये 2 कंडीशन ज़रूरी हैं। आगे कहता है सच प्रेशर चेंज विल बी इफेक्टिव ओनली इन द गैसियस स्टेट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 is such a condition the state of its equilibrium will be disturbed by changing the pressure on the reaction mixture। कहता है जो अमोनिया का रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो पहले नंबर पे ये सारे के सारे रिएक्टेंट किस फॉर्म में? गैसेस की फॉर्म में। दूसरा, इनमें जो रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं
वो 4 होते हैं और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, तो मोल्स डिफरेंट है, लिहाजा अगर हम इसका प्रेशर चेंज करेंगे ना तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे फ़र्क पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस। कहते हैं इसमें जो रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, यानी 4 मोल्स मिलकर अमोनिया के कितने मोल्स बना रहे हैं 2। इफ़ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। कहता है अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चेंज करना चाहेंगे तो हमें प्रेशर में चेंज लानी पड़ेगी, और हम अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाएगा। To restore this, the reaction will move to that side in which the number of moles are less, that is forward direction। तो हमने जब इसका इक्विलिब्रियम ख़राब कर दिया है तो अब रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम बहाल करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा? कहता है वो उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अब अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे हैं? प्रोडक्ट वाली साइड में है ना, तो रिएक्शन किधर को मूव करेगा? प्रोडक्ट वाली साइड में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल इधर कम होते तो रिएक्शन ने कहाँ फ्लो करना था? इस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना था। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट हाई प्रेशर। लिहाजा कहता है कि हाई प्रेशर पे अमोनिया ज़्यादा बनेगा तो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट ज़्यादा ऑब्टेन होगा। आखिरी तरीका है इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है अगर हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दें तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। कहता है एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। हमें ये बात पता है कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अ कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैक रिएक्शंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है जब उस रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे ना तो कैटलिस्ट क्या करेगा? उनकी रफ्तार बढ़ा देगा, यानी फॉरवर्ड भी जल्दी रीच हो जाएगा, इसी तरह बैकवर्ड भी जल्दी रीच हो जाएगा। So if a reversible reaction is carried out in the presence of catalyst, it will decrease the time taken by the reaction to attain the state of equilibrium। तो कहता है कैटलिस्ट के ऐड करने से सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा, तो जो रिएक्शन की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, यानी अब इक्विलिब्रियम को अचीव करने में टाइम कम लगेगा। अगर पहले फॉर एग्जांपल 10 मिनट लग रहे थे कैटलिस्ट के बगैर, हमने उसमें कैटलिस्ट डाला तो वो इक्विलिब्रियम हो सकता है कि 5 मिनट में ऑब्टेन हो जाए, तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। कहता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो इंडस्ट्री में अमोनिया तैयार होती है ना उस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होता है और अमोनिया बनती है। इसमें 400 डिग्री टेम्परेचर होता है और उसमें आयरन का कैटलिस्ट यूज़ होता है। कहता है अमोनिया गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र यूरिया। ये जो अमोनिया गैस होती है ना फिर इसका आगे यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, यानी यूरिया खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। द एबिलिटी, अब ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी होगा। द एबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ईजिली इज़ यूज टू डिराइव द रिएक्शन टू कम्प्लीशन। कहता है हम इस रिएक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे? जो अमोनिया बन रहा है वो गैस की फॉर्म में बन रहा है, अगर हम उसको ठंडा करेंगे ना अमोनिया को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो हम उसको आसानी से रिएक्शन से निकाल सकते हैं। तो जब हम अमोनिया को निकालेंगे यानी प्रोडक्ट को निकालेंगे रिएक्शन से, तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होंगे? अमोनिया में। इन दिस वे प्रैक्टिकली 100% कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू NH3 इज़ अचीव। तो इसके नतीजे में हम 100% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने एक्सरसाइज के सवाल दिए हैं कुछ। कहता है लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। उसने एक नया रिएक्शन दिया है रिवर्सिबल। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें PCl5 इसको कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें 5 क्लोरीन के एटम्स हैं। ये कहता है डिकम्पोज होता है यानी टूट कर किस में कन्वर्ट होता है? PCl3 में और Cl2 में। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें रिएक्टेंट हमारा PCl5 है और उसके कितने मोल हैं? 1, जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें एक इसका मोल है और इसका एक मोल है, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने मोल्स हो गए? 2। द रिएक्शन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक, यानी हमें इससे हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है ये बातें हमने की हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये सवालों के जवाब दें। पहला सवाल क्या है? व्हाट विल हैपन इफ़ द गैस मिक्सचर इज़ कंप्रेस्ड।
कहता है ये जो रिएक्शन है इसमें कंप्रेस करें, अगर इसको, कंप्रेस का मतलब होता है प्रेशर बढ़ाना। कहता है अगर इस पूरे रिएक्शन में गैस है ना सारी, तो इनके प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कंप्रेशन इंक्रीज प्रेशर, जब भी वर्ड आता है कंप्रेशन उसका मतलब होता है प्रेशर बढ़ाना। द सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस प्रेशर, अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। सिंस 1 मोल ऑफ PCl5 गिव्स 2 मोल ऑफ गैस, द सिस्टम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड टू द डिक्रीज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अभी हमने पढ़ा है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम थे, रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो रिएक्शन भी किधर को मूव करेगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मोर PCl विल फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, और जब वो बैकवर्ड मूव करेगा तो PCl5 क्या ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है व्हाट विल हैपन इफ़ वी ऐड क्लोरीन गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है ना, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड करें तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अब क्लोरीन कहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट वाली साइड पे मौजूद है, तो जब हम प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट ओपोजिट मूव करेगा, किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। एडिंग अ प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स कंसनट्रेशन, हमने क्लोरीन को बढ़ाया तो इसकी मिकदार बढ़ गई है। द सिस्टम विल अपोज दिस बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट टू कंज्यूम एक्सेस क्लोरीन। तो हमने प्रोडक्ट बढ़ाई है तो जो सिस्टम है हमारा वो किधर को मूव करेगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे, ताकि वो नया इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। मोर PCl5 विल फॉर्म एंड द कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 विल डिक्रीज। तो जब सिस्टम वापस मूव करेगा रिएक्टेंट वाली साइड पे तो रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, यानी PCl5 बढ़ना शुरू हो जाएगा और PCl3 और Cl2 कम होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल हैपन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड। अब इस रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हमने पढ़ा है कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, यानी इसमें हमें एनर्जी या हीट सप्लाई करना पड़ती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ये रिएक्शन किधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मोर PCl3 एंड Cl2 विल फॉर्म एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट। तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा तो PCl3 और Cl2 की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज़ कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ थिनर इन पेस्ट इंडस्ट्री। एक कंपाउंड होता है इथाइल एसीटेट, इस कंपाउंड को ना इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये यूज़ होता है कहता है पेंट्स के अंदर, पेंट्स के अंदर ये थिनर का काम करता है, यानी पेंट्स को ये पतला करते हैं। अब इसका रिएक्शन का ये बनता कैसे है, ये रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, इथाइल एसिटेट, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। इन ऑर्डर टू गेट द बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज़ टू रिमूव वाटर फ्रॉम द मिक्सचर एज सून एज इट इज़ फॉर्म। कहता हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना इथाइल एसीटेट ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो उसका तरीका कि हम वाटर को निकालते जाएँ ताकि रिएक्शन वापस का ना मूव करे। सजेस्ट आ सूटेबल मेथड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो कहता आपने तरीका बताना है कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन के अंदर से ना पानी को निकालते जाएं ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे। तो उसके मेथड 2 मेंशन किए हैं। यूज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो कि पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यूज़ होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ऊपर, विच एब्जॉर्ब वाटर, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ना तो वो इस पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन में से पानी ख़त्म होता जाएगा। और यूज़ अ डिस्टिलेशन सेटअप वेयर वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर एंड कलेक्टिंग वाटर वेपर सेपरेटली। एक तरीका होता है डिस्टिलेशन, उसमें हम करते क्या, उसमें हम हीट करते हैं पहले और फिर हीट करने के बाद उसको कूल करते हैं। तो कहता है इसमें आप डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं कि पानी को पहले हीट करें ताकि वो मिक्सचर से रिमूव हो और फिर बाद में पानी को ठंडा करके अलहदा कर सकें। तो इन दोनों तरीक़ों से क्या होगा, इन दोनों तरीक़ों से पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में मेन हमने यही डिस्कशन की है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दफ़ा हासिल हो जाता है तो उसको डिस्टर्ब किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। यहाँ पे आपका थ्योरी वाला पोर्शन इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपसे मुलाकात होगी अब अगले लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।